नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई अवसर पर आपका स्वागत है। गनीमत ये है कि जिस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार ये दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका था उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। उसके विपरीत अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक बयान आया है कि अमेरिका ने भारत को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी मदद की पेशकश की थी, जिसको भारत सरकार ने, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मना कर दिया। बहुत तरीके से उसको डिक्लाइन कर दिया कि उनको अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में, इससे जुटी जानकारी हासिल करने में और जो आतंकी घटना है उसकी तह तक जाने में खुद सक्षम है। इसको लेकर के मार्को रूबियो ने ज़रूर, वो कनाडा में रिपोर्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तारीफ़ की, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं एक के बाद एक, कौन कौन इन्वॉल्व है, ब्लास्ट के बाद और ब्लास्ट के पहले जो लगभग 3000 किलो एक्सप्लोसिव के बरामद होने से ले करके इस घटना के बाद को जो कनेक्ट करने की बात है, उसके बाद उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ, जितनी आवश्यक जानकारी है वो साझा हो रही, लेकिन बहुत सारी जानकारी निश्चित तौर पर ऐसी होगी जो सुरक्षा एजेंसियों ने अपने पास संभाल करके रखी होगी। उसको ज़रूरत पर इसको रोकने, गिरफ्तारी करने और इस पूरे मसले के समाधान में उपयोग किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरी कुशलता के साथ इस मामले को सॉल्व करने की दिशा में बहुत मजबूती से काम किया है और वो दिख रहा है। इस मामले में निश्चित तौर पर जब आतंकी हमला होता है तो उसमें बहुत सारी बाहर की एजेंसियों की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन अमेरिकी मदद से भारत ने साफ मना कर दिया है, जो ये बताता है कि हम इस तरह के मामले को हैंडल करने में खुद सक्षम हैं और उसको अपने स्तर पर मैनेज कर लेंगे। अब इसके अलावा जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है भारत की दृष्टि से, वो है बिहार के चुनाव। बिहार के चुनाव के परिणाम 14 तारीख को दोपहर के बाद तक स्पष्ट हो जाएंगे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है या एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन इस सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो ये वोटिंग परसेंट बढ़ा है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग परसेंट आया है निकल करके, लगभग 70% के आसपास, 69% के आसपास, जो पिछले चुनाव में, मतलब ये इस दूसरे फेज़ में लगभग 70% के आसपास है। उसमें सबसे ज़्यादा किशनगंज 75% के पास है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट निकल करके आया है वो 67% है। मतलब ये कि पिछले विधानसभा के चुनाव, मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव से 10% वोट में बढ़ोतरी हुई है इस बार के चुनाव में। अब इसके मायने क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सब जो लोग चुनाव मैदान में हैं, चुनावी घटक जो हैं, चाहे महागठबंधन हो जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएमएल है, सीपीआई है, इस तरह के हैं, लेकिन उनका नेतृत्व जो है तेजस्वी कह रहे हैं, और तेजस्वी का ये मानना है कि ये बदलाव के लिए वोट किया गया है और वो जीत रहे हैं लगातार। इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि लिख कर रख लीजिए, तेजस्वी ने बोला कि हमारी सरकार बन रही है, हम शपथ लेने वाले हैं, इस तरह की बातें निकल करके आई है। दूसरे तरफ का जो पक्ष है एनडीए का, एनडीए के लोगों का ये कहना है कि ये जो वोट है वो इस बात का है वोट कि वापस जंगल राज वाली सरकार ना आ जाए, और जिस तरह से एग्रेसिवली महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो
बात कर रहे थे, उसने जो है इस मामले पर लोगों को मजबूर किया कि वो लोग खुलकर आए, निकल कर के वोट करें। अब इसमें दो और चीज़ें हैं। पहला ये कि ये जो SIR हुआ है, SIR में जो 69 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं, बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए हैं, कुछ लोग अब नहीं रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपना जो गलत नाम थे वो सब भी हटाए गए। तो कुल मिलाकर के 69 लाख लोगों ने हटाए। तो जब ये 69 लाख वोटर हट गए, तो ये जो वोटर्स हुआ करते थे लेकिन वो वोट कर नहीं पाते थे, तो इसके कारण जो वोटिंग परसेंट बढ़ा हुआ, जो जब आप इसको परसेंट में डालिएगा तो उसके कारण भी वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी हुई, इसलिए कि जितने लोग थे वो वोट करने गए, कम लोग वोट नहीं करने गए। तो ये भी वोट परसेंट का कारण SIR भी है। तीसरा ये है कि जो यूथ है, यूथ को कुछ RJD ने उम्मीद जताई थी कि जो बेरोजगारी के नाम पर जो बात कर रहे थे वो उनको कैच किया है। और दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो खुल करके लगभग जो 8 या 9% ज़्यादा वोट किया है पुरुषों से। वो दो फैक्टर और हैं जिन्होंने खुल करके अपने अपने जिनको भी वोट किया, चाहे वो महागठबंधन को किया हो, चाहे भारतीय मतलब महागठबंधन को, चाहे NDA को, भारतीय जनता पार्टी समेत जो उनका घटक दल है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब जो तीसरा विषय है वो ये है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति बनी है। वो इस कानून को, जिसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जेल में रहता है, 1 महीने का समय है, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। अब कहा यह जा रहा था कि ये सब किया इसलिए गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीने तक जेल में रहे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। ऐसे ही एक DMK के मंत्री लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। दूसरा उदाहरण यह है कि हेमंत सोरेन जेल में रहे लेकिन जेल में जाने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वापस लौट के आए तो उन्होंने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, चंपई सोरेन को त्यागपत्र देना पड़ा, और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद संभाल लिया उन्होंने जेल से वापस आने के बाद। तो इस सब के मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा था कि इन्हीं सब को देख करके इस कानून को बनाया गया था। लेकिन उस कानून को मामले को लेकर के JPC गठित की गई, लेकिन इस JPC में कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और DMK ने इस समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया। वो लोग इस समिति का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। इस समिति की जो चेयर पर्सन हैं वो भुवनेश्वर से सांसद हैं अपराजिता सारंगी। लेकिन ये समिति होती है, इस समिति में दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता होते हैं, लोग होते हैं, और इस पर लंबी बहस होती है। जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा होती हैं। JPC जब बनी थी वक्त पर तो बहुत बवाल हुआ था। तो ये उसी तरह का मसला है जिसमें कानून बनना है, कानून बनाया जाना है। इसमें किसी को विरोध हो सकता है। प्रधानमंत्री का भी नाम इसमें शामिल है कि प्रधानमंत्री अगर 1 महीने तक जेल में रहते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी जेल से सरकार नहीं चला सकता है स्पष्ट तौर पर, और इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें जो सरकार में होगा वो अभी BJP NDA सरकार में है, बाद में कोई और आ सकता है। तो जो भी सरकार में होगा उसके ऊपर ये लागू होगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इसमें विपक्ष के 3 बड़े दल, मतलब तृणमूल कांग्रेस सब 99 सीट के साथ दूसरे नंबर पर विपक्ष में है। उसके बाद समाजवादी पार्टी है, उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस है, फिर DMK है।
समाजवादी पार्टी तो आ रही है, लेकिन टीएमसी और डीएमके इसमें शामिल होने के लिए नहीं तैयार है। ये अपने आप में विरोध का एक तरीका हो सकता है। हालांकि जिस तरह से जेपीसी जो वक्त पर बनी थी उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रोल टीएमसी के सांसदों ने नहीं प्ले किया था, जिसके कारण उनकी बहुत छीछालेदर हुई थी। तो वो एक अलग मसला है जिस पर डिस्कस होगा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी कम से कम ये जो विरोध का तरीका है ये अपने आप में थोड़ा सा अजूबा है। और अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस तरह की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो आपकी जवाबदेही भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।